नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के एक बेहद संवेदनशील विषय की बात करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में हम सब जानते हैं कि पद्मावत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश नागमती वियोग खंड हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमें इन पदों का न केवल अध्ययन करना है बल्कि जायसी की जो काव्य दृष्टि की अवधारणा है और हिंदी साहित्य में जायसी की जो विशिष्टता है, ये नागमती वियोग खंड की जो विशेषताएं हैं, उन सब का भी मित्रों हमें गंभीर अध्ययन करना है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कराते समय मैंने आपको बहुत लंबी कक्षाओं के माध्यम से जायसी को समझने और समझाने का प्रयास किया। मित्रों, ऐसा मैं बिल्कुल कभी नहीं कह सकता कि मैं जायसी को आपको समझाना चाहता हूँ, बल्कि सच तो यह है कि हर बार मैं जायसी में एक नया रूप पाता हूँ और जायसी को मैं जितना समझने का प्रयास करता हूँ, जायसी मुझे उतने ही नए नए लगते हैं। यदि मैं जायसी को विश्व कवि के रूप में भी कह दूँ तो मित्रों ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। भक्तिकाल में प्रेम मार्गी शाखा के सर्वोच्च कवि मलिक मोहम्मद जायसी पूरे भक्ति काल में अकेले ऐसे कवि हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं कवि हूँ, प्रेम का कवि हूँ। मोहम्मद कवि है प्रेम का, नातन रकत नमांस, जहिमई देखी सोही हंसा, सुने तो आवे आंस। आप देखेंगे कि मध्यकाल के तमाम कवि, बड़े बड़े कवि, चाहे कबीरदास हैं, चलो कबीरदास की बात तो मान लेते हैं कि वो तो खुद भी अशिक्षित है और कहते भी हैं कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन तुलसीदास ने तो मसी कागद को छुआ भी था, कलम को अच्छे से धारण भी किया था, वो तो गड़िया भी है और जड़िया भी है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए ये कहा था तुलसीदास ने कि कवित्व विवेक एकऊ नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो ये सत्य नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कवित्व विवेक उनके अंदर कूट कूट कर समाहित है। और यही कारण है कि तुलसीदास ने थोड़ी से बाद में ये कह भी दिया अपने रामचरितमानस के बारे में कि भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व दोष गुण विद प्रकारा। मेरी इस रचना में सब कुछ है। तो देखिए, कविता की मैं कवि नहीं हूँ, ये बात सीधे सीधे तो कबीरदास स्वीकारते हैं और तुलसीदास भी कहते हैं कि कवित्व विवेक एकऊ नहीं मोरे। लेकिन मध्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रकार से अधिकार भाव के साथ कहते हैं कि मोहम्मद कवि, मैं प्रेम का कवि हूँ। मित्रों, उसी मलिक मोहम्मद जायसी की आज हम बात कर रहे हैं। ये प्रेम के कवि के रूप में विख्यात है। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक को एक कलम चलानी पड़ी, लिखना पड़ा कि जायसी प्रेम की वेदना के कवि हैं। मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम सब जानते हैं कि इन्होंने पद्मावत लिखा और पद्मावत का प्रकाशन वर्ष भी 1540 ईस्वी मान लिया गया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय में ये पद्मावत लिख रहे थे। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दरबार में लिख रहे थे, क्योंकि जब हम सूफ़ी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो न धर्माश्रय में करते हैं, न राज्याश्रय में करते हैं, हम लोकाश्रय में करते हैं। याद करो आप, गणपति चंद्रगुप्त ने सूफ़ी साहित्य को रोमांसिक कथा काव्य कह करके उसको कहाँ जो है विश्लेषित किया है, लोकाश्रय में विश्लेषित किया है। मित्रों, शेरशाह सूरी को इस बात की भनक लगी कि भाई कोई जायसी भी है और कोई पद्मावत बहुत चर्चित रचना लिखी है, तो ज़रा जायसी को हम भी देखें कि जायसी कैसे हैं। भरा हुआ दरबार था, भरी हुई सभा थी, और उस भरी हुई सभा में जब जायसी को बुलाया गया तो जायसी तो भौतिक रूप से आप कह सकते हो कि आधा ही इंसान था बेचारा। एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक आंख काम नहीं कर रही, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा, पूरा की विकलांग शरीरता से जो है ग्रस्त रहा शरीर उनका। वो घसीटते घसीटते से आए हैं तो लग रहा था कि कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे चला आ रहा है, और पूरा दरबार जो है जायसी पर हंसा कि हाँ ये जायसी है। और जायसी ने किसी को हंसने से रोका भी नहीं। वो देखते रहे कि दरबार हंस रहा है और वो चुप है। लेकिन दरबार के हंसने के बाद जायसी ने एक सवाल पूछा कि मोही हंसेसी की हंसेसी कोहरई,
इतना तो बता दो कि मुझ पर हंसे हो या मुझको बनाने वाले उस प्रजापति कुम्हार पर हंसे हो, क्योंकि ये तो घड़ा है और घड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है। ये तो कुम्हार की गलती है, ये कोई मिट्टी की गलती थोड़ी हुई। इस बात को सुनकर के दरबार सन्नाटे में भी आ गया और जायसी के समक्ष नतमस्तक भी हुआ। ये थे जायसी। कई बार इस बात को लेकर के हैरानी होती है कि जिस समय की उपज है जायसी, चौसा का युद्ध हो रहा है, कन्नौज का युद्ध हो रहा है, गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा है, खून की नदियां बह रही है, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का एक वैमनस्य का भावबोध और एक राजा का, एक विदेशी राजा का और एक हिंदू जनता का जो अंतर संघर्ष, राज सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रक्त रंजित क्रांति और हिंसा का खेल जिस समय खेला जा रहा था, उस समय जायसी पद्मावत लिख करके मित्रों पूरे विश्व को एक प्रेम का संदेश दे रहे थे कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नहीं तो कहा है छार भर मुठी। मित्रों, पद्मावत का एक प्रेम जब आप देखते हैं तो पद्मावत में एक त्रिकोणात्मक प्रेम दिखता है। एक तरफ है रानी पद्मावती, एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी और एक तरफ है चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन। और उस पद्मावती को पाने वाले दो व्यक्ति हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप आत्मा परमात्मा को एक तरफ रख दीजिएगा। एक स्त्री को पाने वाले दो व्यक्ति हैं। रतन सेन अपना सब कुछ त्याग करके इतनी समर्पण भावना में, इतनी साधना प्रक्रिया में डूब करके पद्मावती को हासिल करता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो साम्राज्यवादी शक्ति है, जो एक निरंकुश ताकत है, जिसकी सेना यदि दिल्ली से चलना शुरू करे और राजस्थान तक पहुंच जाए तो भी सेना का तारतम्य न टूटे, वह निरंकुश व्यक्ति जो वासना के अंधड़ आवेग में बह रहा है, वह क्या पाता है? छार उठाए लीनिक मुठी, दीनी उड़ाए प्रथमी झूठी। वो पाता है पद्मावती के राख का ढेर। मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में आशा, उत्साह और संभावनाओं के साथ इस जीवन रूपी समुद्र में डुबकी लगाता है, लेकिन निर्भर करता है कि उसकी डुबकी कितनी गहरी है। यदि वह इस जीवन रूपी समुद्र में डुबकी गहरी लगाता है तो उसको मोती मिलता है, और यदि उसकी वो डुबकी बहुत सतही है तो सतह पर तो मिलता है घोंगा और सेवार, निरर्थक वस्तु जो अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है। और इस जीवन जगत में जिसे अपनी अभिलषित वस्तु प्राप्त नहीं होती है, वह राख की एक मुट्ठी उठाकर यह कहने के लिए बाध्य होता है कि दुनिया झूठी है। छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। रतन सेन के प्रेम में सात्विकता है, समर्पण है, बलिदान की भावना है, अनन्य एक निष्ठता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम वासना से संचालित है। ये बहुत बड़ा पैगाम है पूरे विश्व के लिए। और आज 21वीं सदी में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार विश्व के ध्रुवीकरण हो रहे हैं। ये अंदेशा, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कुछ भी विस्फोटक हो सकता है। आप देखिए, भारत, चीन, पाकिस्तान सीमाओं के तनाव, ये किसी से बचे हैं। और उस समय की युद्ध की त्रासदी को स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी देख रहे हैं। और मित्रों, जायसी ने यह निष्कर्ष निकाला पद्मावत में कि संसार की सबसे कोमलतम, सबसे पुण्यगत, सबसे अधिक सौंदर्यवान, जिसमें सत्यम शिवम सौंदर्यम की भावना भरी हुई है, वो पद्मावती जब हंसती है तो ऐसा लगता है कि हसत जो कमल भा निर्मल नीर शरीर के रविशसि नखत दीपत हुई ज्योति रतन पदारत मानक मोती। दसन जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इतने दिव्य रूप सौंदर्य की आखिर क्या दुर्गति हो जाती है इस युद्धों के उन्माद में। ये वासना है जो युद्धों के उन्माद को पैदा करती है, और उसमें पद्मावती जैसी ब्रह्मांड की सुंदर नारी राख के ढेर बन जाती है। मित्रों, ये युद्ध जो है,
ये मनुष्य जिस सत्य के लिए युद्ध लड़ता है, यह सत्य की मृत्यु ही उस युद्ध में हो जाती है। युद्धों में केवल विनाश होता है। युद्धों में सत्यम शिवम और सुंदरम की कोमलतम भावनाएं, तमाम कोमलतम भावनाएं नष्ट हो जाती है। ये बताना पद्मावतकार का उद्देश्य रहा है। और अब जबकि अलाउद्दीन खिलजी उस राख को कुरेद रहे हैं, तो मित्रों गालिब का एक शेर याद आता है कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अब क्या है, अब क्या कुरेद रहे हो। पद्मावत की अंतिम पंक्ति पढ़िए आप। 57 खंड है पद्मावत में, जिसके 57वें खंड की आप अंतिम पंक्ति पढ़िए। जौहर भई सब स्त्री पुरुष भई संग्राम, बादशाह गढ़चूरा चित उर्भा इस्लाम। स्त्रियों ने सबने जौहर कर लिया। जौहर भई सब स्त्री पुरुष भई संग्राम। पुरुष संग्राम में आड़े आए, केसरिया को प्राप्त हुए, और बादशाह ने गढ़ को चकनाचूर कर दिया कि बादशाह गढ़चूरा चित उर्भा इस्लाम, और चित्तौड़ पर इस्लाम का आधिपत्य हुआ। मित्रों ये विजय को रूपायित करने वाली पंक्ति नहीं है। कदाचित हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी व्यंग्यात्मक पंक्ति आप इनको कह सकते हो, चित उर्भा इस्लाम, चित्तौड़ पर इस्लाम का आधिपत्य हुआ। लेकिन यह तो बता दो, हे निरंकुश साम्राज्यवादी अलाउद्दीन खिलजी, जब पूरे चित्तौड़ को तुमने चकनाचूर कर दिया, वहां की जनता को मटिया मेट कर दिया, तो अब तुम शासन किस पर करोगे। तुम्हारी आज्ञा भी मानने वाला कौन है वहां। तो अब तो वहां खंडर हैं, और खंडरों पर तो कौवे बैठते हैं। खंडरों पर तो क्या होता है, पत्थरों पे शासन करोगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ सही सी नहीं रहा। मित्रों हम हैं, तुम हैं, समाज हैं, तो हम कुछ बनने की लालसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जिस गांव में रहते हैं पूरा गांव आपके नाम हो जाए, और उस गांव में आपके अलावा कोई और शेष ना रहे, तो ये आपके जीवन की उपलब्धि नहीं है। उस गांव के हम बन जाएंगे अघोरी, पूरा गांव बन जाएगा शमशान, और उस जीवन का अर्थ क्या है। जब मानवता को मटिया मेट करके आप विजय को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड करके मनुष्य कोई भाव बना करके सौंख रहा है, उस जीवन की सार्थकता क्या है, उस मानवीयता का अर्थ क्या है। मित्रों तो ये बात जायसी ने पद्मावत के बारे में पूरे विश्व को संदेश दिया है, और कहा है कि ये संसार नाशवान है, और इस नाशवान संसार में कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि फूल मरे पे मरे न बासु, कोई न जगत जस बेचा, कोई न ली न जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। इस संसार में कोई व्यक्ति ना अपना यश को बेच सकता है, ना यश को वह खरीद सकता है। लेकिन जायसी कहते हैं कि मैंने पद्मावत एक ऐसा प्रेम का पुष्प खिलाया है, जो भी सुगंध का पान करेगा वो जायसी को याद तो करेगा। और आज भी आप जाइए जायस प्रदेश अमेठी के पास में एक वर्तमान कोट से 1 मील दूर जायसी की समाधि बनी हुई है। मित्रों जब उस समाधि के इर्द गिर्द जाते हैं, मेरा एक बार वहाँ जाना हुआ, तो जेहन में पंक्तियां बार बार गूंज रही थी कि जो ये पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। पद्मावत को यदि मनुष्य मात्र समझने की कोशिश कर जाए, तो फिर तो बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी। मित्रों जैसे साकेत में श्री राम कहते हैं, जब जंगल में जाते हैं तो पूरे भील वहाँ के जीव जंतु सब इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान राम आए, हमारा उद्धार हो जाएगा, अब हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो श्री राम कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि संदेश या मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मित्रों इस भूतल को स्वर्ग बना सकते हैं हम, स्वर्ग हम ही बनाएंगे स्वर्ग। और स्वर्ग इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य अगाध संवेदनाओं का विषय है। संवेदनाओं की परिपक्वता किसे कहते हैं, ये आप इन कवियों का अध्ययन कीजिए। तो मित्रों सीधे सीधे हम आपको नागमती वियोग खंड की पद पढ़ाएं, उससे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रेम रूप है, जो उनकी काव्य दृष्टि है, और जो नागमती वियोग खंड की विशेषताएं हैं, उनकी बात करना लाजमी हो जाता है। मित्रों
ये बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के कवि के रूप में विख्यात है। उन्होंने कहा भी, मैं मुझको देख करके हंस भले ही लो कि जो ही मुई देखी सो ही हंसा। भाई मैं हुई ऐसा, मेरा भौतिक रूप ही ऐसा है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का ये दावा है कि सुने तो प्रेम पीर गा पावा। मुझे सुन तो लो, तुम्हारी आंख से आंसू और आंसू भी खून के आंसू ना टपका दूं तो मेरा नाम जायसी नहीं। और मित्रों, पद्मावत को पढ़ करके देखिए आप, जो पीड़ा, जो टीस आपके हृदय में पैदा होगी, दुनिया को भूल जाओगे आप, क्योंकि पद्मावत में डूब जाओगे आप। तो मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम को लेकर के क्या विचार करते हैं उसकी बात करना जरूरी है। मौखिक रूप से ही मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं, क्योंकि लिखित रूप में मैंने आपको भक्ति काल को पढ़ाते समय विस्तार से सब बातें लिखाई हैं। आपको स्मरणीय करा दूं कि जायसी प्रेम के कवि के रूप में विख्यात हैं और उनके अनुसार इस संसार में प्रेम से अधिक सुंदर और काम में कुछ भी नहीं है। प्रेम ही मनुष्य के जीवन का चरम मूल्य है। ये जायसी मानते हैं कि प्रेम ही मनुष्य के जीवन का चरम मूल्य है, जिसे पाकर मनुष्य खुद स्वयं बैकुंठी बन जाता है। अन्यथा वह एक राख की मुट्ठी भर राख ढेर नहीं है तो क्या है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो कहा छार भर मुठी। ये पंक्तियां कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है कि किस रचना से ली गई है, किस रचनाकार की है। जायसी की है, पद्मावत से है। और यही प्रेम जायसी की कविता का प्रेरक है। उनकी कविता का लक्ष्य भी प्रेम ही है और जायसी को विश्वास है कि उनकी कविता पाठक के मन में प्रेम की पीर अवश्य पैदा करेगी। और जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुने तो प्रेम पीर गा पावा। तुम यदि सुन लोगे मेरी कविता को तो प्रेम की पीर को पा जाओगे, प्रेम के दर्द को पा जाओगे। ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग घनानंद के लिए किया है, लेकिन प्रेम की वेदना शब्द का जो प्रयोग है वो जायसी के लिए किया है। मित्रों, जायसी यह मानते हैं कि प्रेम केवल उन्हीं की कविता का लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ही प्रेम की कविता की है, बल्कि जायसी तो साफ कहते हैं कि मेरी कविता का लक्ष्य तो प्रेम है ही, लेकिन मेरे अलावा इस संसार की जितनी भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं और उन कविताओं में जहां भी प्रेम है वहां मनुष्य का मन रमता है, खिलता है, आह्लादित होता है, आनंदित होता है। और जायसी लिखते हैं कि तुर्की अरबी हिंदुई भाखा जेती आही, जेही में मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। बस प्रेम का मार्ग होना चाहिए, भाषा चाहे जो हो, तुर्की हो, अरबी हो, हिंदुई हो, भाषा जेती आई, क्योंकि जेही में मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। मित्रों, जायसी की दृष्टि में प्रेम अत्यंत गूढ़ है, गहरा है, अथाह है। और जाहिर है कि ऐसे प्रेम की कविता लिखना कभी भी आसान नहीं होगा। दूसरे कवि तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने आंसुओं से टपकने से, अपनी आंखों से टपकने वाले आंसुओं से प्रेम की कविता लिख देते हैं। लेकिन जायसी ने आंखों से टपकने वाले लहू से प्रेम की कविता को सींचा है और उन्होंने लिखा है कि जोरी लाई रकत के ली, गाड़ी प्रीति नैनन जल भेई, ओम जानी कविता सकीना, मकूय रहे जगत में चीना। मित्रों, एक बात तो तय है, आप याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का जो काव्य प्रयोजन भी यदि पूछ ले तो उसका उद्देश्य यश की प्राप्ति है। और जायसी के अनुसार प्रेम एक ऐसा पदार्थ है जो साधक को दोनों जगत इहलोक उहलोक, दोनों जगत में सिद्धि और मुक्ति प्रदान कर देता है। भले ही प्रेम है कठिन दोहेला, दुई जगत रहा प्रेम जही खेला। यद्यपि ये बात सही है कि प्रेम कठिन है। प्रेम अंग्रेजी के रूपांतर लव शब्द का प्रतीक नहीं है मित्रों। लव में और प्रेम में तो बहुत अंतर है। इसलिए केवल सीधे सीधे किसी को यह कह देना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, वो प्रेम
प्रेम तो मित्रों सच बात तो यह है कि शब्दों के बंधन से भी परे है। प्रेम एक अनुभूति है, और ये वो अनुभूति है जिसमें समर्पण और त्याग बलिदान की भावना इतनी गहरी है कि आप देखिए ये सूफी नायक, सूफी रचनाओं के नायक जब नायिका की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं तो क्या हालात से सामना करते हैं कि चला जाई बन महा अकेला, अगम पंथति कठिन दुहेला। एक संग कोई न दोसर साथु, कोई साथ नहीं है। अगम पंथ है, कठिन रास्ता है, बेहद प्रदेश है, कांटे लग रहे हैं, कांच चुभ रहे हैं, खून बह रहा है, दाढ़ी बढ़ गई, वस्त्र फट गए हैं, हाथी और जो है शेर दहाड़ रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, जीवन पल पर जो है संकट में है कि एक सर को न दूसर साथी। लेकिन फिर भी स्थिति क्या है कि चलत नखिन मानत बिसराऊं, जपत जी बिझा प्रीतम नाऊं। लेकिन चलते हुए भी जिह्वा से प्रियतम का स्मरण एक क्षण के लिए भी निकल हट नहीं पा रहा है। यह है प्रेम का समर्पण। सब कुछ त्याग कर सब कुछ पाया जा सकता है मित्रों, लेकिन सब कुछ के साथ हम जो कुछ विशेष पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने कहलवाया है कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, जीवन इतना ही सरल झलकता है। प्रेम में सिर्फ दे देने का भाव होता है, लेने का भाव तो वहाँ होता ही नहीं है मित्रों। और यही कारण है कि साफ कहा है जायसी ने कि प्रेम की प्रक्रिया आसान नहीं है। आप बोधा से सीख लो। बोधा कह रहे हैं कि प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार के धार पे धावनो है। कबीर दास ने कहा प्रेम गलियति सांकरी, तामे दौन समाय। और जायसी भी कह रहे हैं प्रेम बहुत कठिन है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो इस प्रेम से खेल गया वो न केवल इस जगत से, उस जगत में भी मुक्ति पा गया। भले ही प्रेम है कठिन दुहेला, दुई जग तराव प्रेम जई खेला। प्रेम ही वो तत्व है जो सौंदर्य की सृष्टि करता है, और इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी ने साफ तौर पर लिखा है कि 3 लोक 14 भुवन सभे पर ही मोई सूझ, प्रेम छांड न लीन कछू, जो देखूं मन बूझ। इस प्रेम को छोड़कर मैं अपने अंतर मन में कुछ भी देखता हूं तो कुछ सूझता ही नहीं है। 3 लोक और 14 भुवन जो मान लिए गए हैं, इसकी सृष्टि के कण कण में सौंदर्य और प्रेम की चेतना व्याप्त है। ऐसे प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और ये प्रेम शब्दों के बंधन से परे है। हम ये कह सकते हैं कि इसने दाम्पत्य जीवन, करुणा, प्रणय, श्रद्धा के जो भी भाव हैं वो सब इस प्रेम के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं मित्रों। प्रेम श्रृंगार का एक ऐसा रूप और रसमय है, लेकिन इस प्रेम के इस श्रृंगारिक रूप में आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान और त्याग की अपेक्षा अनिवार्य है मित्रों। अपने इस विशिष्टता के कारण प्रेम का मार्ग कठिन है, ये जायसी ने कहा है। और जायसी ने स्पष्ट तौर से लिखा भी है कि प्रेम के फांद जने कोई परई, जनी होई कोई प्रेम करई। इस प्रेम के फंदे में जोकर फंसता है बंदा, वो कोई सामान्य नहीं होता है, विशेष होता है। और एक बात और है कि प्रेम के फांद जनी कोई परई, जो जनी हुई जो प्रेम करई, प्रीति बोली जनी उर्जय कोई, अर्जय मुँह न छूटे सोई। और एक बार यदि प्रेम की प्रक्रिया में आप पड़ गए तो उस प्रेम की प्रक्रिया के इस बंधन से छूटना अब आसान नहीं है मित्रों। मलिक मोहम्मद जायसी की ये प्रेम दृष्टि है। संसार के कण कण में प्रेम और सौंदर्य का संधान करने वाले इस महान कवि का स्मरण करना बहुत जरूरी है। पद्मावत में प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है, इसमें कोई दोहराए नहीं। ऐसा कोई आलोचक नहीं हुआ आज तक के इतिहास में जो ये बात स्वीकारता हो पद्मावत में प्रेम भाव कम है या न्यून है या नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है। पद्मावत में प्रेम की प्रधानता तो निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन उस प्रेम के स्वरूप के बारे में मतभेद जरूर है। और विवाद का विषय यह है कि यह प्रेम लौकिक है अथवा अलौकिक। और मित्रों इस संदर्भ में कुछ जायसी को सूफी सिद्ध करते हैं, कुछ कवि के रूप में सिद्ध करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक और आध्यात्मिक माना है। माने अलौकिक माना है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी देखा है।
इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र इसको केवल समासोक्ति परक महाकाव्य कहने के पक्षधर हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को मूल रूप से कैसा माना है? अलौकिक माना है, अलौकिक, एकांतिक, आध्यात्मिक। और इनकी इस स्थापना, रामचंद्र शुक्ल की इस स्थापना को पहली बार चैलेंज करने वाले तीसरे शतक के प्रमुख कवि और प्रमुख आलोचक विजयदेव नारायण शाही, जिन्होंने जायसी नामक आलोचना पुस्तक लिखी है, उसमें जायसी नामक आलोचना पुस्तक में साफ तौर पर लिखते हैं, विजयदेव नारायण शाही लिखते हैं कि जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि जायसी तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे, कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो कहा छार भर मुठी। इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में शुद्ध कविता की खोज करने वाले आलोचक कौन हैं? विजयदेव नारायण शाही। और विजयदेव नारायण शाही ने इसी संदर्भ में पद्मावत के प्रेम को लौकिक प्रेम से जोड़ते हुए कहा कि जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी, और यदि जायसी को सूफी मानोगे आप तो जायसी सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये पूरे कथन विजयदेव नारायण शाही के परीक्षाओं में आते रहते हैं मित्रों। इसलिए केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से भी काम नहीं चलता है, काम चलता है उसके साथ साथ आलोचना पुस्तकों का भी अध्ययन करने से। ये सब आलोचना के जो आलोचना की पुस्तकें हैं वहाँ से परीक्षा में रेफरेंस बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि जायसी के प्रेम, पद्मावत के प्रेम को लेकर के रामचंद्र शुक्ल का अलग मानना है, विजयदेव नारायण शाही का अलग मानना है, और माता प्रसाद गुप्त ने भी बहुत प्रमाणिक संपादन किया है पद्मावत का, ध्यान रखेंगे। और माता प्रसाद गुप्त जो सर्वाधिक जो प्रमाणिक पाठकार माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि पद्मावत ना तो समासोक्ति है ना अन्योक्ति, वह तो स्वभावोक्ति है, और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। ये कहना है माता प्रसाद गुप्त का। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना जो 1954 में हुई और पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 में। मित्रों, 1956 ईस्वी का दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला किस पर? पद्मावत की जो उन्होंने संजीवनी टीका लिखी है उस पर। और ध्यान रहे पद्मावत आपके कोर्स में भी है। और वासुदेव शरण अग्रवाल इस निष्कर्ष को निकालते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी पृथ्वी पुत्र हैं और पृथ्वी की समस्याओं से जूझते हैं। ये सवाल अक्सर आता रहता है कि जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा किसने दी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दी है। मित्रों, एक बात तो तय है, ये पद्मावत के प्रेम को लेकर के जो इतना विवाद पैदा हुआ, उसके स्वरूप को लेकर के ऐसा लगता है कि जायसी को क्या इस बात की पहले से भनक थी कि ऐसा होने वाला है कि मेरे प्रेम को लेकर के जो है बाद में आलोचक लोग काफ़ी समझने समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक जगह जायसी ने एक पंक्ति लिखी है, प्रेम कथा ए भांति विचारहूँ, बूझ ले जो बूझे पा रहा हूँ। एक चुनौती छोड़ दी। बड़ा मज़ेदार पहलू है कि MPPCS में कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था, उसमें पंक्ति आई थी कि प्रेम कथा है भांति विचार हूँ, बूझ ले जो बूझे पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पंक्तियाँ गाने का कोई शौक़ है, अगर रोग लगा हुआ है। मैं उन्हीं पंक्तियों का प्राय भाषण करता हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुकी हैं, आ सकती हैं। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पंक्तियों को याद करना शुरू कर दो। मित्रों, वो अध्यापक ही क्या हिंदी का जिसको कविता छंद चौपाई पंक्तियां याद ना हो, कि वो गणित का अध्यापक क्या जिसको सूत्र याद ना हो, और वो हिंदी का अध्यापक क्या जिसको कविताएं याद ना हो। मित्रों, इसमें कोई दौराय नहीं है कि जायसी के पद्मावत का जो प्रेम है विशिष्ट है, और इस प्रेम में विशदता, गहनता, लौकिकता, दिव्यता के साथ जो सूफियों की व्यापक प्रेम चेतना है, एक सार्वभौमिक प्रेम चेतना है, वो यहाँ स्पष्ट द्रष्टव्य होती है। पद्मावत में प्रेम का लौकिक रूप पूर्ण रूप से उभरा है। अलग अलग संदर्भ में पूछेंगे तो हम कर देंगे, जो मैंने भी आपको बताया, लेकिन पद्मावत का प्रेम
अपनी सजीवता के लिए, अपनी मार्मिकता के लिए, अपनी सरसता के लिए विख्यात। और पद्मावत में प्रेम का जिस दिव्यता और पावनता के साथ चित्रण जायसी ने किया है, वह प्रेम की आध्यात्मिकता का आभास जरूर कराता है। लेकिन अंततः हम शाही से समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, शाही जी का समर्थन कर देते हैं कि पद्मावत का प्रेम को लौकिकता से जोड़ करके देखिए आप। ये जो प्रेम की जो दिव्यता और पावनता का चित्रण हुआ है, इससे आलोचकों में भ्रम की सृष्टि हुई है कि यहां आध्यात्मिकता मिलती है। आप कहोगे आध्यात्मिकता क्यों नहीं है आध्यात्मिकता तो, क्योंकि हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो आत्मा है वो रतनसेन है, परमात्मा है वो पद्मावती है, जो हीरामन तोता है गुरु है, जो नागमती है दुनिया धंधा है। हाँ ठीक है, आपने ठीक पढ़ा है और याद भी रख लो, अच्छी बात है। और इतना ही क्यों याद रख लो, माता प्रसाद गुप्त ने जिस पद को रेफरेंस में ला करके बताया कि ये प्रक्षिप्त पद है जो बाद में जोड़ा गया है, उसको भी ध्यान रखो। तन चित उर्मन राजकीना, ये सिंगलगढ़ बुद्धि पद्मनी चीना। वहां पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, ये सिंगलगढ़ हृदय का सिंगलगढ़ प्रतीक है श्रीलंका। याद रखो, अच्छी बात है, प्रश्न आते हैं प्रतीक योजना से। लेकिन मित्रों मेरे एक सवाल है, चलो मान लेते हैं कि हीरामन तोते रूपी गुरु के कहने पर आत्मा रूपी रतनसेन को पद्मावती रूपी परमात्मा के दिव्य रूप सौंदर्य का संधान हुआ और वह नागमती रूपी दुनिया धंधा को छोड़ करके पद्मावती रूपी परमात्मा को पाने के लिए चल दिया और अनेक बाधाओं को, संकटों को, समुद्र के संकट को पार भी कर गया और वहां भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ईश्वरीय सहायता उन्हें मिली, अंत में उन्होंने विवाह कर लिया। यानी कि आत्मा अनेक संकटों को पार करने के बाद परमात्मा को प्राप्त कर ही लेती है, अर्थ ये निकला। चलो मान लेते हैं, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब वो वापस आते हैं और समुद्र रास्ता देने से मना कर देता है कि यही काम है मेरा, बार बार आओगे जाओगे इसी में से तो नहीं, लेकिन उन समुद्र की इच्छा के खिलाफ उन्होंने जो है रास्ता पार करने की कोशिश की आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में। अब एक तो मुझको ये समझ में नहीं आता है कि जब आत्मा के साथ अब परमात्मा है तो फिर आत्मा को कष्ट तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी यहाँ कष्ट क्यों है? और फिर वो बिछड़ जाते हैं, एक लहर इधर से आई, एक लहर उधर से आई, लेकिन फिर वो शिव जी भोले, पार्वती जी माता, उनकी कृपा हो जाती है, वो फिर मिल जाते हैं, समुद्र पार भी हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि आत्मा परमात्मा में थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया। हालांकि ये तो सुना है हमने कि एक बार यदि आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए, कबीरदास ने लिखा है ना, परम ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह भी को शोभा नहीं देखियो ही परवान। चलो मान लेते हैं। अब ये रूपक कैसे प्रतिफलित होगा कि रतनसेन नागमती के पास लौट आया है और नागमती पद्मावती के साथ मिलकर के कुशलता पूर्वक रहने लगा। इसका प्रतीकार्थ तो फिर ये निकलेगा कि एक बार आत्मा परमात्मा को पाले तो परमात्मा को भी आत्मा दुनिया धंधा में ले आता है। अब आत्मा का एक हाथ दुनिया धंधा पे रखा है, एक हाथ परमात्मा पे रखा है। कि बारे फिलॉसफी, ये तो सुना है कि यदि राम को प्राप्त करोगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा, संसार को प्राप्त करोगे तो राम नहीं मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे, ये तो सुन रखा है। पर दोनों को एक साथ ला करके कि क्या पद्मावत में प्रतीकात्मकता टूट रही है? क्या मलिक मोहम्मद जायसी का रूपक निर्वाह नहीं हो पा रहा? क्या जायसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो रूपक का निर्वाह कर सके? जायसी में तो इतनी गहरी सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। रूपक निर्वाह क्या होता है? आप सूफी सिद्धांतों की रचना पढ़ लीजिए, उनकी आप अखरावट, एक एक वर्ण के आधार पर, देवनागरी वर्णमाला के आधार पर सूफी सिद्धांतों की आध्यात्मिक व्याख्या करने वाला व्यक्ति अपने पद्मावत में रूपक का निर्वाह ना कर पा रहा है, ये आश्चर्य की बात। क्योंकि जायसी अपनी पद्मावत रचना को सूफी बनाना ही नहीं चाहते हैं, केवल प्रेम का संदेश देने वाली रचना के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। और इसीलिए जायसी ने कहा है कि प्रेम कथा है भात विचारों, बूझ लियो जो बूझे पारो। लेकिन दिक्कत तो इस बात की है मित्रों कि प्रेम की ऐसी दिव्यता और पावनता को लपेट कर दिया है मलिक मोहम्मद जायसी ने कि आलोचकों को भ्रम हो गया
कि पद्मावती और रतन सेन का प्रेम आत्मा परमात्मा का प्रेम है, और जायसी ने इस प्रेम की दिव्यता को दर्शाया है कि नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। पद्मावती के ये रूप सौंदर्य का आभास परमात्मा के आभास को बिल्कुल करा देता है, मैं मानता हूं। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, शुक्ल और जायसी के संदर्भ को याद रखते हुए अंततः हम कह सकते हैं पद्मावत का प्रेम लोक पक्ष की तरफ ज्यादा उन्मुख है। और एक मजेदार बात, पहले तो मुझे इस बात से काफी एकदम से लगा, मैं चौंक गया जब मैंने जीवन में पहली बार पद्मावत पढ़ा कि जब 57 खंड लिखी दिए हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में, और कथा जब पूरी हो ही गई है और जब सब कुछ वो जीती गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बाद एक पेज का, एक पन्ने का उपसंहार खंड जोड़ रखा है। और उपसंहार खंड में लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बड़ी हैरानी हुई कि उपसंहार को अलग से क्यों जोड़ना पड़ गया। तो जायसी ने लिखा है उसमें, भंवर आई बन खंड होती ले ही पूप के बास, दादुर बास ने पावो भले जा छू पास। कि भंवर आता है सुदूर वनखंड से उड़ करके और सरोवर में खिल रहे कमल का पान करता है, लेकिन उसी सरोवर में कमल की जड़ों में कमल के समीप रहने वाला मेंढक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है कि कमल क्या है, पर उसके महत्व को समझ नहीं पाता और फिर अनंत जल राशि में डुबकी लगा देता है। तो मित्रों, ये पद्मावत तो प्रेम का कमल है, प्रेम का पुष्प है, और इसमें आध्यात्मिकता की तलाश करने वाले दादुर जो केवल पद्मावत को सिद्धांतों से, दर्शन से बांध कर देखते हैं, वो पद्मावत के प्रेम रस का पान नहीं कर पाते। उसके लिए तो सहृदय पाठक यानी मधुकर बनना पड़ेगा। और क्षमा करना, दादुर यहाँ किसको व्यंजित कर रहा है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी पद्मावत में आध्यात्मिकता की तलाश करने वाले जायसी की नज़र में दादुर ही है, मेंढक ही है। मित्रों, एकदम अंतिम पंक्ति पढ़िए आप उपसंहार खंड की, आप समझ जाएंगे कि जायसी कहना क्या चाहते हैं। बिरज शीश डुलावे पुन धुनि आवे, रीस बूढ़े आऊ हो तुम्हें ये दीने कीने असीस। असीस, असीस शब्द पद्मावत का अंतिम शब्द है। उसी प्रकार करतार शब्द से प्रारंभ है, असीस से समाप्त है। सुमरऊ आधिक एक करतारू, सवाल आया था नेट में एक बार, पहली पंक्ति में किसका स्मरण किया? करतार भरतार खुदा ईश्वर। सुमरऊ आधिक एक करतारू, करतार सुमरऊ पहला शब्द सुमरऊ, और दीन कीन असीस, असीस अंतिम शब्द। और जायसी कह रहे हैं कि वृद्ध शीश डुलावे पुन धुनि आवे रीस। वृद्धावस्था में सर डगमग 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 हिल रहा है, रोकने से भी रुक नहीं रहा है। ये जीवन की जर्जरता है, ये शांत रस है। रीस शब्द आ रहा है लेकिन क्रोध नहीं है। आज मुझे इस बात को लेकर के बड़ा पछतावा है, बड़ा दर्द है कि मुझे किसने कहा कि दीर्घायु होना, लंबी आयु के साथ जीना, चिरायु होना, वो जो मेरे लिए वरदान है आज अभिशाप है कि वृद्ध शीश डुलावे पुन धुनि आवे, रीस बूढ़ी आयु हो तुम ये दीन की नसीस। बूढ़ी आयु होके मरना, अरे ये आशीर्वाद किसने दे दिया भाई? मतलब क्या है? सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं जायसी कि संसार का सबसे बड़ा सत्य है वृद्धावस्था। हर व्यक्ति को वृद्ध होना है, हर वृद्ध व्यक्ति को जाना है। मित्रों, जब संसार इतना नश्वर और नाशवान है तो किस बात के लिए भौतिक दौड़, किस बात के लिए ये अंधाधुंध, ये चाहिए वो चाहिए, तमाम प्रकार के भाव, किस लिप्सा और क्यों वासना? जब जीवन इतना ही नश्वर है तो बचे हुए शेष जीवन में क्यों ना एक प्रेम मात्र के साथ मनुष्य हृदय से संबंध स्थापित किया जाए। ये बताना इन पंक्तियों का बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, जो नागमती वियोग खंड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन से नंबर पर आता है? 30वें नंबर पर आता है। 30।
और नागमती वियोग खंड में जो वियोग श्रृंगार की चरम अभिव्यक्ति है, इस विरह दशा में प्रेम अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। मित्रों, प्रेम की असली कसौटी तो विरह में होती है, और प्रेम है तो वियोग तो होगा ही। भाई, प्रेम में तो दोनों रस मिलते हैं आपको, संयोग के भी और वियोग के भी। जैसे मोम के छत्ते में शहद भी आपको तो बर्र भी आपको मिलेगी, मधुमक्खी भी मिलेगी। और लिखा भी है जायसी ने कि प्रेमई महाविरह और रसा, मैन के घर मधु अमृत बसा। भाई, छत्ते में तो शहद भी है और बर्र भी है, तो बर्र तो वियोग का बर्र डसेगा आपको। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अमर बन गया है। मित्रों, इसकी मार्मिकता पाठक को भाव विभोर कर देती है। और जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि वह अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बल खिलवाड़ या मजाक बन गया है, बल्कि वह पाठक के हृदय को छूने वाला बन गया है। जही पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरवरी होई निपात। या पीयूष कहू संदेश रा, हे भवरा हे काग, सो धन जरी मुई तई दुआ हम लाग। ये देखिए आप, एक वो बिहारी है जो अत्युक्तिपूर्ण जब वर्णन करता है कि नायिका विरह से इतनी क्रस हो गई है कि जब नायक देखता है कमरे में तो नायिका ही नहीं है, तो बेड शीट को झटकारता है तो नायिका दूर जाके पड़ी करा रही है, हाय निपुते मार दई। जैसे बिहारी की नायिका ना होकर के मच्छर बन गई है। और विरह में इतनी क्रस कि इत आती चली जात, उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उस आसम साथ। सांस लेती है तो बेचारी सांस के साथ ही पीछे खींच जाती है, सांस छोड़ती है सांस उसको आगे खींच लाती है, ले जाती है, और घड़ी के पेंडुलम जैसी उसकी स्थिति रहती है। नहीं, मजाक नहीं, बिहारी नहीं चल पाए, वियोग श्रृंगार में नहीं चल पाए। बिहारी चले संयोग श्रृंगार में, वो भी नायिकाओं की अदाओं के कारण। इतने हाव भाव मनोभाव भर दिए उसमें। जायसी की पहचान, नागमती की वियोग खंड की पहचान, हृदय है नागमती वियोग खंड। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक को यह लिखना पड़ा कि नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। मित्रों, एक बात तो यह है, सूरदास ने भी प्रेम का चित्रण किया है। वियोग के संदर्भ में रामचरितमानसकार ने भी कलम चलाई है। जब सीता मैया का अपहरण हो गया तो श्री राम वन 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 खोजते रहे। हालांकि सूरदास की गोपियों ने तो साफ कहा है कि हरि सो भलो पति सीता को कम से कम खोजने तो गया, हमारा तो ये बैठा हुआ है मथुरा नगरी में, आता ही नहीं है कभी मिलने के लिए, और ऊपर से उद्धव को और भेज दिया ज्ञान योग की गठरी लेकर के। श्री राम वन वन में सीता मैया का पता करते हुए पूछते हैं हर किसी से, रास्ते से जो भी खग मिलता है, पक्षी मिलता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। एक सीता है मृगनैनी के समान, क्या तुमने उसको देखा है? न खग जवाब देता है, न मृग जवाब देता है। पशु पक्षी सुन करके सब भाग जाते हैं, जवाब कहीं से नहीं मिलता है। वहां देखिए सूरदास की गोपियों को सबसे बड़ा उपलम्ब इस बात को लेकर के है प्रकृति से, कि प्रकृति तो बड़ी हरी भरी है, श्री कृष्ण के वियोग में हम तो सूख के कांटा हो रही हैं। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है ये। साफ लग रहा है कि मधुबन हरे भरे हैं, इसका मतलब यह है कि गोपियों की विरह वेदना में प्रकृति नहीं जुड़ पा रही है। वो तो हरी भरी है, तुमने प्रेम किया, जाओ तुम सूख के कांटा हो जाओ, हमें क्या, हम तो पहले भी लहरा रहे थे, अभी भी लहरा रहे हैं। कुछ लोग फायदे में भी रहते हैं, जो प्रेम की प्रक्रिया में नहीं पड़ते हैं, वो हमेशा लहराते ही रहते हैं। तो अब आप देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ कि नागमती एक स्त्री के रोने से आधी रात में पशु पक्षी जगत में भी हलचल मच गई। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अब आप बता दीजिए मुझे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में कि एक विरहनी नारी की पीड़ा से आधी रात में भी पक्षी तक को संवेदित होते हुए दिखलाया गया है। और संवेदनशीलता भी किस कदर
कि नागमती जहां जाती है कि जय पंखी के नियर हुई कहे विरह के बाद, जिस पक्षी के निकट आकर अपने विरह की बात कहती है उसके दर्द में डूबकर पक्षी भी अपने पंख गिरा देता है और तरिवर हुई निपात, और पेड़ भी अपने पत्ते झरा देता है। पहली बार ऐसा हुआ, 17-18 सालों में नहीं, सैकड़ों सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री का विरह वर्णन, उसमें किस प्रकार से प्रकृति और पशु पक्षी भी उस मार्मिक दर्द को सहन करते हैं, ऐसा हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ। फिर क्यों न लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को कि नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, इसलिए। और कितनी भी बड़ी अत्युक्तिपूर्ण बात जायसी कह दे उहात्मकता के साथ, लेकिन वो बल खिलवाड़ न बन करके पाठक की टीस को, पाठक की वेदना के मर्म को छूता है। ये बड़ी विशेषता नागमती वियोग खंड में देखने को मिलती है मित्रों। और इतना ही नहीं, बल्कि जो नागमती के प्रेम में सच्ची सात्विकता मिलती है, जो एक घरेलूपन का भाव मिलता है, ऐसा लगता है कि एक सामान्य कृषक की स्त्री पीड़ा से चीख रही है, कहीं नहीं लगता कि वो राजमहलों की रानी है। और इसलिए हिंदी साहित्य में 2 रानियां तो बहुत शानदार तरीके से रोई है, एक विशलदेव रासो की राजमती और एक पद्मावत की नागमती। मित्रों ध्यान रहे, अंतिम रूप से मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जायसी सूफी कवि हैं, इसमें तो हमें कोई संदेह नहीं करना है, लेकिन पद्मावत ये सूफी काव्य नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेम भाव की प्रधानता है। प्रेमाख्यान रूप तो है, पर सूफी होते तो रूपकों का निर्वाह अंत तक होता, जो कि नहीं हुआ, मैंने आपको बताया। और इसीलिए विजयदेव नारायण शाही ने कहा है कि जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। पद्मावत में आप देखिए 4 मित्रों की प्रशंसा वंदना पहली बार किसी सूफी रचना में आपको नहीं मिलेगी। और जो भी सूफी रचनाकार हैं उन्होंने अपने किसी एक सिलसिले के ही गुरु का उल्लेख किया है, लेकिन आप देखेंगे पद्मावत में तो कई गुरुओं का उल्लेख मिलता है। और पद्मावत के प्रारंभ को आप प्रेम गाथा कह दो, लेकिन पद्मावत का उत्तरार्ध तो मित्रों एक युद्ध गाथा है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है, रतन सेन है, गौरव बादल है, एक भयानक युद्ध है, एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो मित्रों ध्यान रहे, पद्मावत के प्रेम को लेकर के, प्रेम के स्वरूप को लेकर के जो विद्वानों में मतभेद हुआ है, वो सवाल वहां से भी परीक्षा में बराबर बनाया जा सकता है। और जो नागमती वियोग खंड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है मित्रों, इसकी विशेषताओं को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नागमती वियोग खंड की विशेषताएं, इस संदर्भ में हम इस बिंदु को आज टॉपिक वाइज नोट कर लेंगे। नागमती वियोग खंड की विशेषताएं। मित्रों सबसे पहले तो आप यही बात ध्यान रखेंगे कि नागमती वियोग खंड ये 30वां खंड है। पद्मावत का ये 30वां खंड है। और पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो कुल खंड हैं 57, लेकिन 57 प्लस इसके बाद उपसंहार भी आता है, पर उपसंहार को हम खंड नहीं मानेंगे। आपसे ये पूछे कि 57 खंड के बाद में रचना समाप्त हो जाती है? नहीं, इसके बाद उपसंहार भी आता है। और निश्चित रूप से जायसी की कोई भी एक पंक्ति आपसे परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी, वो कोई सी भी आपसे पूछ सकते हैं। केवीएस में सवाल आया था कि भंवर आई बन खंड होती लेही पूप के बास, दादर बास ने पावई भले जे आछे पास, ये पंक्ति किसकी है? और एक बार 2012 के कॉलेज सहायक प्रोफेसर में ये पंक्ति आई थी कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाइत का है छार बरमुठी, किसकी पंक्ति है? अभी MPPCS कॉलेज लेक्चर में ये सवाल पूछा था कि प्रेम कथा ए भात विचारों बूझ ले जो बूझे पारों। तो पंक्तियां भी हमको जो बहुत चर्चित है वो मैंने आपको जायसी पढ़ाते हुए लिखाया था, आप ध्यान रखेंगे उनको। अब देखिए सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षा में RPSC ने एक बार 2010 में एक सवाल पूछा कि नागमती वियोग खंड की जो शुरुआत की पंक्ति सुना दो आप।
तो नागमती वियोग खंड की जो शुरुआत की पंक्ति है, नागमती चित उर पथ हेरा प्यू जुगयो पुन की न फेरा। तो पंक्ति दे दी थी, नागमती चित उर पथ हेरा, चित्तौड़गढ़ के रास्ते को जो रही है। और विरह वर्णन किस माह से आशा, जो 12 मासा है वो आषाढ़ के महीने से, वो पिछली बार कॉलेज लेक्चर में भी आया था, ध्यान रखेंगे। आषाढ़ के माह से विरह वर्णन की शुरुआत। और मित्रों, आदिकाल पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आदिकाल की किस रचना के वियोग वर्णन का प्रभाव हम पद्मावत में देख सकते हैं, तो अब्दुल रहमान के संदेश रासक को। क्योंकि अब्दुल रहमान के संदेश रासक की नायिका भी कहती है एक राही से, हे राही, तुम्हें यदि मेरा प्रियतम मिल जाए तो जरा उनसे पूछना, क्या तुम्हारे जिस देश में तुम गए हो वहाँ ये बसंत पतझड़ नहीं होती क्या, जिन्हें देख कर सुन कर के आप कोयल के राग नहीं होते क्या, जिन्हें सुन कर के आपको अपने मुल्क की याद आए और इस विरहणी के पास लौट के आ जाएं। और नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति भी आप देख लो कि ना ही कोकिल ओहि देश रा नहीं हेवंत पसंत, के नहीं पावस ओहि देश रा नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपियरा जही सुनी आवई कंत। तो ऐसा लग रहा है कि संदेश रासक अपने आप को यहाँ दोबारा दोहरा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, संदेश रासक का प्रभाव आप देख सकते हैं। चूँकि रचना पहले की कौन सी है, संदेश रासक, तो प्रभाव तो बाद में जायज़ ही लेंगे उनसे। तो मित्रों, नागमती वियोग खंड की विशेषताओं में आप ध्यान रखेंगे, कुल 57 खंड है, लेकिन नागमती वियोग खंड कौन से नंबर का है, 30वां नंबर का खंड है। जायसी के वियोग श्रृंगार में एक विशेष प्रकार की तड़प और क्रियाशीलता देखने को मिलती है। अब आप बिंदुवार इन टॉपिकों को नोट करेंगे कि नागमती वियोग खंड के बारे में सबसे पहले तो आप शुक्ल जी का रेफरेंस लिख लेंगे। नागमती वियोग खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा है। हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर। अमूल्य की जगह कई बार अद्वितीय शब्द का प्रयोग भी आता है, ध्यान रखेंगे मित्रों। अमूल्य धरोहर कहा है, याद रहे। और नागमती वियोग खंड की जितनी भी विशेषता हैं वो परीक्षा में सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, सवाल के रूप में आपसे बिल्कुल टकराएगा। जायसी के वियोग श्रृंगार में एक विशेष प्रकार की, जायसी के वियोग श्रृंगार में एक विशेष प्रकार की तड़प और क्रियाशीलता देखी जा सकती है। ये तड़प क्या है, ये क्रियाशीलता क्या है, और नागमती वियोग खंड की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मित्रों, आज की क्लास के लिए हम इतनी ही बात करेंगे और विस्तार से नागमती वियोग खंड की जो विशेषताएं हैं उनकी बात हम फिर अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.S. चौधरी आपके साथ।